प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अर्थ एवं अवधारणा, इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा वीडियो है। इसमें आपको केवल हम समझाएंगे कि निशस्त्रीकरण क्या है, शस्त्र नियंत्रण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अमानवता, थोड़ा सा इसके परिचय और भूमिका के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए थोड़ा सा परिचय और भूमिका, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सामान्य परिचय। सभ्यता के विकास के साथ ही विज्ञान और तकनीकी का भी उदय हुआ। आज हम लोग जानते हैं, आज हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का उदय है। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी ने जहां मानवता को विकास के लिए, मानव जीवन को सरल बनाने का कार्य किया है, वहीं तक मानव जीवन को, मानव को मारने के लिए भी उसका भी जो है सरलीकृत किया है। मानव को मारना भी सरल किया है। ठीक। सभ्यता के विकास के साथ ही विज्ञान और तकनीकी का भी उदय हुआ, जिसने मानव जीवन को हर क्षेत्र में उन्नत बनाने का प्रयास किया। हर क्षेत्र में एक क्षेत्र ये भी है, युद्ध का क्षेत्र। ठीक। विज्ञान और तकनीकी ने मानव को ऐसे हथियार प्रदान कर दिए जिनकी सहायता से मानव के लिए युद्ध जीतना एवं मानवता का विनाश करना अत्यंत सरल हो गया। जहां अभी तक एक दोनों बड़ी बड़ी सेनाएं लड़ती थी प्राचीन काल में, एक मानव जब तक परास्त नहीं हो जाता था तब तक उसको मारना सरल नहीं होता था। आज के यंत्रीकरण और टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रवेश कहाँ से किए? जैसे ही बारूद का आविष्कार किया, युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो गया। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के चरम सीमा पर, चरम स्तर पर हैं, जहाँ पर हम लोग आज पत्थर युग से लेकर परमाणु युग तक पहुँच आए हैं। और आज के युग में मानव के पास इतने भयानक प्रकार के हथियार हैं कि संपूर्ण मानवता को कुछ ही क्षणों में हम नष्ट कर सकते हैं। ये कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान मानव पत्थर युग से चलकर धनुष बाण युग में प्रवेश करते हुए, धनुष बाण, बारूद एवं भाप युग से होते हुए परमाणु युग तक आगे पहुंचा है। परमाणु युग की भयंकरता ने मानव जीवन को आतंक के साए में लाकर खड़ा कर दिया है। अर्थात कब जो है परमाणु बम कहाँ से फट जाए, कहाँ से जो है किसी के ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि परमाणु बम इतने भारी हैं, इतने ज़्यादा संहारक हैं कि संपूर्ण मानवता इनसे जो है आतंकित टाइप की है। वर्तमान समय में कुछ राष्ट्रों के पास इतनी भारी मात्रा में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, ये है भारी मात्रा में, तो भारी मात्रा में होना चाहिए मित्रों, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इतनी भारी मात्रा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक में आप सब लोग जानते हैं परमाणु, रासायनिक एवं जैविक हथियार आते हैं। ABC, एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन हथियार इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि इस धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकरता एवं परमाणु बम की विनाशक क्षमता के परिणाम स्वरूप मानवता की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। शीत युद्ध के चलते महाशक्तियों के द्वारा भारी मात्रा में महाविनाशक हथियारों के निर्माण एवं रक्षा अनुसंधान के परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस किया गया। अब आप इसमें देख सकते हैं, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को जिस मानवता ने देखा था, उसने आने वाले समय में कोई और विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वो है आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। लेकिन इसी के साथ में ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, जैसे ही हम लोग अंतिम चरण में परमाणु युग में प्रवेश किए, दो महाशक्तियां जो सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका थे, दोनों के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। हालांकि ये हाट युद्ध में कभी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन शीत युद्ध का ही परिणाम था कि दोनों एक दूसरे को हर दृष्टि से पछाड़ने के लिए प्रयासरत रहे। हर दृष्टि में, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक दृष्टि से, अर्थात हथियारों की दृष्टि से दोनों एक दूसरे का क्या बोलते हैं, एक दूसरे के विरोधी और एक दूसरे के कंपटीटर, जिसे हम कहते हैं प्रतियोगी, बने रहे। उन्होंने किया क्या? भारी मात्रा में एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का जो है भारी मात्रा में निर्माण प्रारंभ किया। उसमें जो प्रमुख है वो है एटॉमिक हथियार, और यही एटॉमिक हथियार जिससे संपूर्ण मानवता आतंकित है। अब इतनी भारी मात्रा में दोनों ने इकट्ठा कर लिया कि अगर वास्तव में जो है कभी इनका दुरुपयोग हुआ
या मान के चलिए युद्ध में भूल से भी अगर इनका प्रयोग हुआ तो संपूर्ण मानवता को नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो आने वाला कोई भी युद्ध सिर्फ लाठी डंडे और पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी। तो उसमें जो है वैज्ञानिक भी नष्ट हो जाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी के उदय में हम लोग पहुंच जाएंगे फिर से पत्थर युग में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, निशस्त्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग आतंकित तो थे ही, और भी कोई लाभ था। तो इस पे है पहली बात तो शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि परमाणु हथियार जो है अशांति को लगातार बढ़ावा दे रहे थे। दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों के अतिरिक्त जो संपूर्ण जो है विश्व था वो भी इन दोनों को देख कर डर रहा था, आतंकित था। आर्थिक विकास की तुलना में हथियारों पर अधिक व्यय होता है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। हथियारों पर भारी मात्रा में, क्योंकि हथियार महंगे होते हैं। मानवता का विकास, मानव जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मानवता के विकास के लिए मानव जीवन को, चूँकि आर्थिक विकास जो हम हथियारों पर व्यय नहीं करेंगे, अगर उसको हम आर्थिक विकास में लगाएंगे तो मानव जीवन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, मानव का स्तर ऊंचा होगा। मानव सभ्यता आतंक के साए में जी रही है, अर्थात इस आतंक से मुक्ति के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ गई, और मानव सभ्यता को नष्ट होने से बचाना ये भी प्रमुख जरूरत यही थी। क्योंकि आगे हम कथन में ध्यान देंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई मानव सभ्यता को बचाना, क्योंकि सारा विकास, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ जो है अगर किया गया तो मानव के लिए ही किया गया, मानव कल्याण के लिए किया गया। लेकिन हथियार जो है, हथियारों के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है उसने मानव का विनाश के लिए कार्य किया, ये सत्य है। लेकिन सत्य तो ये है जिसके अंदर मानवता नहीं उसको मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि मानव जीवन का अधिकांश इतिहास युद्धों का ही इतिहास रहा है। एक दूसरे को मारना, काटना, राज्य की स्थापना, राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, नए राज्यों की स्थापना, एक दूसरे मान बढ़ाई, यश, इन सब के पीछे, इन सब को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया है वो है युद्ध और लड़ाइयाँ। इसी के द्वारा मानव ने अपने सम्मान को, आत्मसम्मान को, मान बढ़ाई, यश को ढूंढने का प्रयास किया है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है। बाकी राजाओं महाराजाओं ने भी क्या किया, ये बात दूसरी है कि राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने प्रजा की सेवा की, लेकिन जहाँ पर पड़ोसी राज्यों की बात आती है वहाँ तुरंत युद्ध के लिए तैयार रहते थे। सीमाओं को बढ़ाना, एक दूसरे को अपने अधीन करना, अधीनता स्वीकार कराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख विद्वानों के कथन, भाई इसकी भी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें प्रमुख विद्वानों ने क्या विचार अपना दिया है। जैसे लॉर्ड ग्रे ने कहा है, लॉर्ड ग्रे ने क्या कहा है, यदि सभ्यता हथियारों को नष्ट नहीं करती तो हथियार सभ्यता को ही नष्ट कर देंगे। बात तो सही है। परमाणु बम, अगर ये परमाणु युद्ध अगर जम के चला, संपूर्ण परमाणु बम फटे तो धरती पर संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी। और टाइनबी ने क्या कहा है, परमाणु युग में यदि युद्ध समाप्त नहीं किया गया तो युद्ध योद्धा, ये गलत है बच्चों, ये है मित्रों, ये है युद्ध है, मिसप्रिंट हुआ है। परमाणु युग में यदि युद्ध को समाप्त नहीं किया गया तो युद्ध हमें ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये होना चाहिए युद्ध हम लोगों को ही समाप्त कर देंगे। या तो हम युद्ध को समाप्त करें या तो युद्ध हमको समाप्त करे, कौन मारना चाहेगा। प्रयास तो हम यही करेंगे कि युद्ध ही समाप्त हो जाए, आप लोग भी यही प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टाइनबी ने कहा है। निशस्त्रीकरण क्या है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मॉर्गनथाउ ने कहा है, निशस्त्रीकरण का तात्पर्य शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने के लिए कुछ अथवा सभी शस्त्रों को कम या समाप्त कर देना है। और बीबी डाइक ने क्या कहा है, सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने के कार्य को निशस्त्रीकरण की कार्यवाही माना जाता है। डॉक्टर एम के भार्गव ने क्या कहा है, निशस्त्रीकरण का अर्थ अस्त्र शस्त्र में कमी तथा उन्हें समाप्त करने से है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी सर्वान्य परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं। हम चूँकि हम निशस्त्रीकरण को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं तो उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखकर हम चूँकि
ऐसी परिभाषा बनाना चाहेंगे कि निशस्त्रीकरण भी सही हो जाए, शस्त्र नियंत्रण भी। क्योंकि विद्वानों ने जो भी परिभाषाएं दी है उसमें किसी ने शस्त्र नियंत्रण को निशस्त्रीकरण मान लिया है और किसी ने दोनों को मिलाकर जो है निशस्त्रीकरण की परिभाषा दे दी है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में मौजूद सभी प्रकार के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक हथियारों को समाप्त कर देना, या समाप्त करना तो संभव नहीं है, या कम कर देना ही निशस्त्रीकरण है, जिससे युद्धों की भयंकरता को समाप्त या कम किया जा सके, या यूँ माना जा सकता है कुछ विशेष हथियारों को कम करना या समाप्त करना। मान लेते हैं हम, चूँकि निशस्त्रीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ तो ये होगा कि हाँ सभी प्रकार के हथियारों को समाप्त करना, लेकिन जो कि संभव नहीं है। तो इसमें हम जो है वर्तमान समय में कुछ हथियारों को या कुछ विशेष हथियारों को जो भयानक किस्म के हैं उनको सीमित कर दिया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए, और भी अच्छी बात है। ठीक, चलिए, अर्थात निशस्त्रीकरण का तात्पर्य वही है, वर्तमान समय में जो हथियार मौजूद हैं उनको जो है हम सीमित कर दें या कम कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शस्त्र नियंत्रण क्या है? आप देख सकते हैं, नाभिकीय विश्व की जटिलताओं को देखते हुए अनुभव किया गया कि पूर्ण निशस्त्रीकरण संभव ही नहीं है, संभव है नहीं। इसलिए अमेरिका ने शस्त्र नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया। भाई निशस्त्रीकरण संभव नहीं है तो कम से कम शस्त्रों का नियंत्रण तो हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और युद्ध की बढ़ती संभावना में यह अनुभव किया गया कि शस्त्रों की दौड़ जब तक जारी रहती है तब तक युद्ध की संभावना बनी रहती है। अतः शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत युद्ध की संभावना को कम करने के लिए स्थिरता बनाए रखने हेतु शस्त्रों की दौड़ को कम करना है। शस्त्रों की दौड़ का मतलब भविष्य में निर्मित होने वाले अस्त्रों को, उनको जो है समाप्त, अर्थात रिसर्च वर्क, अनुसंधान को जो है कम कर देना है या समाप्त कर देना है। अर्थात जो हथियार मौजूद हैं इनको भी कम किया जाए, और भविष्य में कौन से हथियार बनने वाले हैं, क्योंकि भयानक से भयानक हथियार ही बनना है भविष्य में। और परमाणु युद्ध, जो रही बात परमाणु बम की, परमाणु बम से भी भयानक बन चुके हैं बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, और भी भयानक बन चुके हैं, जो कि मानवता को बिल्कुल जहरीला बनाकर, मानव क्या बोलते हैं, वायुमंडल को जहरीला बनाकर संपूर्ण जीव जंतुओं को ही नष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये शस्त्रों की संख्या, प्रकार एवं उनके उपयोग को नियंत्रित करता है। अब हम आपको निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के बारे में आपको जो याद करना है, जो अपने मन में बिठाना है, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए। सामान्य अर्थों में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण वर्तमान हथियारों को समाप्त या सीमित करने की बात करता है, वहीं शस्त्र नियंत्रण शस्त्रों की दौड़ या भविष्य में निर्मित होने वाले अस्त्रों को सीमित करने या रोक देने की बात करता है। अर्थात निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में प्रमुख अंतर यही है कि निशस्त्रीकरण वर्तमान समय में स्थित चाहे जो भी हथियार मौजूद हैं, ABC और पारंपरिक हथियार, ये भी या गैर पारंपरिक, दोनों की बात हम कर रहे हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो हथियार मौजूद हैं, जो क्योंकि शीत युद्ध में भारी मात्रा में महाशक्तियों ने हथियारों को निर्मित कर लिया था, अर्थात वहाँ पर भी कंट्रोल या कटौती किया जाए अगर संभव हो। शाब्दिक अर्थ तो ये बताते हैं कि उसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए कम से कम निशस्त्रीकरण में ये किए कि जो इस समय वर्तमान समय में जो अस्त्र मौजूद हैं उन्हीं को सीमित कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। और शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत भविष्य में होने वाले, अर्थात जो अभी हथियारों को बनाना है, जिन हथियारों को निर्मित करना है, या टेक्नोलॉजी के इस युग में जिन भयंकर हथियारों, अर्थात हथियार के भविष्य में होने वाले हथियारों के निर्माण को ही रोक देना है। अर्थात रिसर्च वर्क जो किया जाए उसके अंतर्गत अगर परमाणु बम या परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, इनसे भी भयानक हथियार बन सकता है। अर्थात भविष्य में होने वाले हथियारों को रोक देना शस्त्र नियंत्रण है, और वर्तमान हथियारों को कम या सीमित कर देना निशस्त्रीकरण है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान समय में जो भी हथियार आप बना चुके हैं, ठीक, क्योंकि निशस्त्रीकरण जो भी लागू हुआ,
संपूर्ण विश्व में नहीं। ये सिर्फ चूँकि संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के पास तो भयानक हथियार और बहुत ज़्यादा हथियार थे नहीं, निशस्त्रीकरण जो भी आवश्यकता महसूस किया गया, निशस्त्रीकरण संबंधित जो भी समझौते किए गए, जो भी संधियाँ की गई, जो भी सहमति व्यक्त की, वो सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ये बात दूसरी है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले निशस्त्रीकरण के कुछ प्रयास किए गए थे, उस समय जो महाशक्तियाँ थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, क्योंकि यही दोनों महाशक्तियाँ थीं जिन्होंने भारी मात्रा में मौत के सामानों को इकट्ठा कर रखा था। अब भाई मौत के सामानों को इकट्ठा कर रखा था, कुछ अपने छोटे छोटे राष्ट्रों को बेच रहे थे। यही हथियार थे, हथियार काहे खरीदेंगे, जब राष्ट्र लड़ेंगे तभी तो हथियार खरीदेंगे। इसलिए लड़ाने में भी इनका प्रमुख योगदान जरूर रहा है। एक दूसरे से विवाद पैदा कराने में इनका जरूर योगदान रहा है। भाई हथियार कब बिकेगा, जब दो लड़ेंगे। यही वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे जो भी संघर्ष हुए हैं छोटे छोटे राष्ट्रों में, महाशक्तियाँ तो कभी नहीं टकराएं, क्योंकि इनको मालूम था कि टकराने का मतलब अपनी बर्बादी और अपने आप को मौत के मुंह में झोंकना है। लेकिन छोटे छोटे राष्ट्र जो भी युद्ध लड़े, इन दोनों ने एक एक का हाथ पकड़ा और जमकर हथियार बेचना शुरू किया। ठीक है, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, निशस्त्रीकरण वर्तमान समय में जो निर्मित कर चुके हैं, गैर पारंपरिक और पारंपरिक दोनों, उनको सीमित कर देना, कम कर देना या समाप्त कर देने से है। और शस्त्र नियंत्रण चूँकि समाप्त कर देना संभव नहीं है, और शस्त्र नियंत्रण भविष्य में होने वाले हथियारों के निर्माण को रोक देना है, सीमित कर देना है, कम कर देना है या एकदम से समाप्त कर देना है। ठीक, चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।